अच्छा, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थेराप्यूटिक स्टीरॉयड थेरेपी। ठीक है, देखिए थेराप्यूटिक यूज़ जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट और इसके विथड्रॉल के दौरान मैनेजमेंट कैसे की जाएगी वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन बताया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करते क्या हैं। ये हमारे इंक्रीज़ करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को। ठीक है, ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस, ग्लाइकोजन की डिपोजिशन को बढ़ाते हैं, प्रोटीन को लेकिन ब्रेक डाउन करेंगे, उसका कैटाबॉलिज्म करेंगे, फैट की भी डिपोजिशन करते हैं, सोडियम की रिटेंशन और पोटेशियम का लॉस। ठीक है, इसको बढ़ाएंगे। इन सबको क्या चीज़ कम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को कम करते हैं। ये स्टीरॉयड्स जो हैं होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन को भी कम करते हैं। होस्ट इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स सही नहीं करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी डिले कर देंगे और सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स एंड यूजिनोफिल्स को भी डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्शन होता है। तो थेरेप्यूटिकली हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को? बहुत सी इसमें यूजेस हैं। एक तो इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टीरॉयड्स की। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दवाइयों में एक पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इक्विवेलेंट डोज कितना है इसका? इक्विवेलेंट डोज तकरीबन थोड़ा सा चार का आप याद कर लें कि हाइड्रोकोर्टिसोन जो होती है वो हम तकरीबन 20 मिलीग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, कोर्टिसोन एसीटेट जो है ये 25 मिलीग्राम। ठीक है, इसी तरह प्रेडनिसोलोन कॉमनली जो यूज़ होती है वो 5 मिलीग्राम। ठीक है, और डेक्सामेथासोन जो है वो 0.5 मिलीग्राम। ये इक्विवेलेंट डोज यूज़ किया जाता है कॉमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। इसकी अब्जॉर्प्शन किस तरह है? ये जो सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इनकी इवन टॉपिकली अगर स्किन पे भी दें या रेक्टली इनहेल्ड या नेज़ल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रिपरेशन, ये सिस्टेमिकली अब्जॉर्ब हो जाती हैं। वाइल रेयरली ये फुल ब्लोन कुशिंग सिंड्रोम करवाती हैं। सिग्निफिकेंटली बॉडी के नेचुरल ACTH को और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन को सप्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें ड्रग इंटरेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। सिवियर कुशिंग सिंड्रोम अगर हो सकता है अगर इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर्स के साथ यूज़ किया जाए। जैसे एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है राइटोनाविर के साथ अगर हम स्टीरॉयड देते हैं तो उससे फुल ब्लोन कुशिंग सिंड्रोम भी हो सकता है। ठीक है, तो सीवियर किस्म का कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि ये इनहिबिटर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ब्रेकडाउन नहीं होने देते तो उसके सिस्टेमिकली लेवल्स हायर हो जाते हैं। ठीक है, अब यही थेरेप्यूटिक यूज़ है। रेस्पिरेटरी डिजीज़ में स्टीरॉयड हम यूज़ करते हैं, एस्थमा में, COPD, एम्फाइजीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, सार्कोइडोसिस। कार्डियक डिजीज़ में पोस्ट मायोकार्डियल सिंड्रोम के लिए, रीनल डिजीज़ में नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में दिए जाते हैं। GIT में अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज़, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में ये यूज़ होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। रेमेटोलॉजिकल डिजीज़ में बहुत कॉमन है, SLE में, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका, टेम्पोरल आर्टराइटिस, वास्कुलाइटिस, CNS में सेरेब्रल इडीमा के लिए, स्किन डिजीज़ में एक्जिमा, पेम्फिगस, ट्यूमर जैसे हॉजकिन लिम्फोमा, अदर लिम्फोमा, और ट्रांसप्लांटेशन में भी जो है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कंपैरिजन है ऑफ कॉमनली यूज्ड नेचुरल एंड सिंथेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर जनरल यूज़। ठीक है, वैसे तो इतना याद करने के लिए नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे शॉर्ट टू मीडियम एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, ये सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गए, शॉर्ट टू मीडियम, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग, दूसरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो शॉर्ट एक्टिंग है उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन शॉर्ट टू मीडियम में है, हाइड्रोकोर्टिसोन कोर्टिसोल के नाम से, कोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, प्रीएनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और मीप्रेडनिसोन। इंटरमीडिएट एक्टिंग में ट्राइएमिनोलोन, पैरामिथासोन, फ्लूप्रेडनिसोलोन। लॉन्ग एक्टिंग में बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ये लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड्स हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में फ्लूड्रोकोर्टिसोन है हमारा और डेसऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन एसीटेट, ये दो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। कॉमनली हम फ्लूड्रोकोर्टिसोन यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकी प्रिपरेशन है, कौन सा ओरल है, कौन सा इंजेक्टेबल है और कौन सा टॉपिकल। ठीक है, ये भी आप देख लें। फिर इनकी साल्ट रिटेनिंग और टॉपिकली कौन सा दिया जाता है, इक्विवेलेंट डोज कितना दिया जाता है और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट। साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाए कि इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है ना, क्लिनिकल फीचर ऑफ कुशिंग सिंड्रोम की तरह ही हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे मून लाइक फेस, सेंट्रीपीटल ओपेसिटी, स्किन थिन हो जाना, ब्रूजिंग होना।
ठीक है। इन सिम्टम्स की सिवियरिटी डिपेंड करता है डोज हमने इसका कितना दिया, ड्यूरेशन कब से ले रहा है पेशेंट, और उसको कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन कौन सी है, जैसे डायबिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस, उस हिसाब से ये एडवर्स इफेक्ट होंगे। की एडवर्स इफेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो ऑस्टियोपोरोसिस याद रखिए, सिग्निफिकेंट कंसर्न होता है, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रैक्चर के रिस्क को बढ़ा देते हैं बनस्पत किसी और कॉज से अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो। ठीक है, अगर किसी को भी हम सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी बोन प्रोटेक्शन थेरेपी ज़रूर उसको देनी है। ठीक है, 3 महीनों से या उससे ज़्यादा तक अगर हम किसी को स्टीरॉयड दे रहे हैं तो उसको बोन प्रोटेक्शन के लिए जैसे कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें ज़रूर देनी है। इसके अलावा मूड डिस्टर्बेंस करवाता है, इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से डिप्रेशन, मैनिया, इंसोम्निया, ये चीज़ें मूड डिस्टर्बेंस बहुत होती हैं। ठीक है, बाकी भी देखें CNS में इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, बिनाइन साइकोसिस, यूफोरिया, ये चीज़ें हो रही हैं। मस्कुलोस्केलेटल में ऑस्टियोपोरोसिस के अलावा प्रोक्सिमल मायोपैथी एंड वेस्टिंग एंड एवास्कुलर नेक्रोसिस। ठीक है, इसके अलावा ये वाइट ब्लड सेल के काउंट को ना स्टीरॉयड बढ़ा देते हैं, प्राइमरीली जो हमारे न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देंगे। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करना जब भी हम इन्फेक्शन को असेस करें, क्योंकि ये ट्रू इन्फेक्शन रिलेटेड ल्यूकोसाइटोसिस को फिर मास्क कर देता है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि स्टीरॉयड का एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है तो इसलिए इन्फेक्शन के साइन को ये छुपा देता है, यानी पता ही नहीं चलेगा, फीवर ही नहीं होगी सीरियस कंडीशन जैसे विस्कस परफोरेट हो गया लेकिन बुखार ही नहीं हुआ क्योंकि स्टीरॉयड पेशेंट ले रहा था, तो डिजीज़ के साइंस को मास्क कर देता है। इसके अलावा GI में भी इश्यूज़ करवाता है, GIT में जो स्टीरॉयड लेते हैं, पेप्टिक अल्सर करवाता है, और इसका वैसे अभी तक इंडिपेंडेंट रोल पेप्टिक अल्सर का अभी डिबेटेबल है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड साइनर्जिस्टिकली GI एडवर्स इफेक्ट बढ़ा देते हैं अगर हम साथ में एस्पिरिन भी अगर पेशेंट ले रहा हो, NSAID ले रहा हो जैसे एस्पिरिन, तो और ज़्यादा GI साइड इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, इसी तरह पेनक्रेटाइटिस भी है। ठीक है, इन्फेक्शन का रिस्क, इन्फेक्शन भी ज़्यादा होगा, उसका रिस्क होगा। लेटेंट TB रीएक्टिवेट हो सकती है अगर कोई स्टीरॉयड ले रहा है। वेरिसेला जोस्टर वायरस का सीवियर का रिस्क होता है, चिकन पॉक्स का। नॉन इम्यून पेशेंट जो है उन्होंने कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट है। CVS में हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, कार्डियक फेलियर, GI रीनल में पोलीयूरिया, नॉक्चूरिया, रीनल स्टोन करवाता है। CNS देखा, मस्कुलोस्केलेटल, आई में कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, साल्ट एंड वाटर रिटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपोप्रोटीनीमिया। इम्यूनोलॉजिकल भी हमने देखा, TB एक्टिवेट होगी, इन्फेक्शन, लिम्फोपीनिया, एंडोक्राइन में वेट गेन, डायबिटीज़, इम्पेयर्ड ग्रोथ, एमेनोरिया एंड हिर्सुटिज्म। ये सारे जो हैं स्टीरॉयड के थेराप्यूटिक जो स्टीरॉयड ले रहे होते हैं किसी ना किसी वजह से, इन सारी मसलों में से, तो उनको ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इन साइड इफ़ेक्ट्स से कैसे प्रिवेंट किया जाए कि स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो उसके लिए कह रहा है कि जब कोर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए जा रहे हों, कंसीडर किए जाए, तो फर्स्ट कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि स्टीरॉयड कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को कम करते हैं, जिसमें बिस्फोस्फोनेट हमने देने होते हैं, एलोंड्रोनेट ऑस्टियोपोरोसिस से बचाएगा, 5 to 10 मिलीग्राम ओरली डेली लेना होता है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, जो स्टीरॉयड्स काफ़ी टाइम तक ले रहे होते हैं। ठीक है, कैल्शियम देना होता है विटामिन D के साथ, जो मैंने आपको बताया। प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट अवॉइड करना है वरना उससे मसल वीकनेस होगी। विटामिन A देना होता है सर्जरी के बाद 1 हफ्ते तक, तो उससे वूंड हीलिंग अच्छी होगी। फंगल स्किन इन्फेक्शन के लिए चेक करते रहना है। ओमीप्राजोल पेप्टिक अल्सर के लिए जो हमारा है PPI। ठीक है, स्टीरॉयड विथ मील देंगे, स्टीरॉयड को मील के साथ देंगे, पेप्टिक अल्सर ना हो। हाइपोकेलीमिया हो सकती है। डोज रिड्यूस करना हो जब, तो उस वक्त हमने एड्रीनल इंसुफिशेंसी के साइन ज़रूर देने हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विथड्रॉल से एड्रीनल इंसुफिशेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए ओरल या सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को अगर हम 3 हफ्तों से ज़्यादा देते हैं ना, तो उसमें एड्रीनल इंसुफिशेंसी का रिस्क होता है विथड्रॉल पे, अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा दी गई हो, या फिर अगर रिपीटेड कोर्स दिए गए हों विद इन द प्रीवियस ईयर, या अगर 7.5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन पर डे से ज़्यादा डोज दिया गया हो, तो उसमें इंसुफिशेंसी का रिस्क होता है। तो हमेशा स्लो विथड्रॉल करना होता है, स्लोली। रेट डिपेंड करता है ड्यूरेशन कब तक उसने स्टीरॉयड लिए हैं, उस हिसाब से स्लोली विथड्रॉ किया जाता है। HPA एक्सेस को क्योंकि ना रिकवर करने में टाइम लगता है, तो HPA एक्सेस को महीनों लग सकते हैं रिकवर होने में। ठीक है, तो इसके अलावा याद रखिएगा हमेशा स्लो विथड्रॉल करना होता है। ठीक है, HPA एक्सेस क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी लेने से सप्रेस हो जाती है, बेशक इनहेल या टॉपिकल लिए गए हों। अच्छा, हम HPA एक्सेस को हम
हेल्प कैसे कर सकते हैं कि वो रिकवर हो, हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डोज पेशेंट को मॉर्निंग में देंगे ताकि उससे नॉक्टर्नल सर्ज जो होती है ना ACTH की वो अलो हो, ठीक है। तो हम मॉर्निंग में स्टीरॉयड देंगे। HPA एक्सेस को विथड्रॉल के दौरान ज़रूर मॉनिटर करना है। अगर पेशेंट ने महीनों से सालों तक खाए हैं स्टीरॉयड तो उसकी HPA एक्सेस की रिकवरी इम्पॉर्टेंट है कि हम कंफर्म करें। विथड्रॉल स्लो होना चाहिए। 1 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन पर मंथ या उससे भी स्लोअर इतना डोज होना चाहिए, ठीक है। इतना कम करेंगे, 1 मिलीग्राम या उससे भी कम करते जाएंगे। फिर कोर्टिसोल के लेवल मॉनिटर करने हैं। एक बार अगर हमने डोज रिड्यूस किया मिनिमम 5 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन तक तो 9 आवर सीरम कोर्टिसोल टेस्ट हमने करना है बिफोर द नेक्स्ट डोज। तो अगर उसमें हमें लेस देन 100 नैनोमोल पर लीटर मिला तो फिर हम स्लो रिडक्शन को कंटिन्यू ही रखेंगे और फिर रीचेक करेंगे एट द 3 मिलीग्राम प्रेडनिसोलोन पर डे। लेकिन अगर हमें मोर देन 150 टू 200 नैनोमोल पर लीटर मिला है तो फिर हमने ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट करना होगा ताकि हम फुल HPA एक्सेस रिकवरी को कंफर्म कर रहे हैं इससे पहले कि हम कंप्लीट विथड्रॉल करें, ठीक है। फिर विथड्रॉल के बाद भी एक और प्रिकॉशन है कि सक्सेसफुल विथड्रॉल के बाद भी शॉर्ट टर्म रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी स्ट्रेस डोज एडवाइज़ किए जाते हैं इंटर करंट इलनेस के लिए, सिग्निफिकेंट अगर इंटर करंट इलनेस हो उसके दौरान इन द सब्सिक्वेंट मंथ, ठीक है। जैसा कि HPA एक्सेस जो होती है ना वो फुली रिस्पॉन्ड नहीं करती सिवियर स्ट्रेस को कुछ टाइम तक, तो इसलिए हम स्ट्रेस डोजेस भी देते हैं विथड्रॉल के बाद भी थोड़ा सा। दैट्स इट। बाकी एडवाइस जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी वाले पेशेंट्स हैं उनको जो हम एडवाइस देते हैं वो मैं पहले आपको एडिसन डिजीज़ वाले टॉपिक में बता चुकी हूँ। इंटर करंट स्ट्रेस में उनको अपना हाइड्रोकोर्टिसोन का डोज डबल करना होगा, जैसे फिब्राइल इलनेस में। सर्जरी में अगर माइनर ऑपरेशन है तो 100 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन इंट्रामस्कुलर, मेजर ऑपरेशन अगर है तो वो 100 मिलीग्राम हाइड्रोकोर्टिसोन 4 बार 24 घंटों में, फिर 50 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर 4 बार रोज़ाना। वॉमिटिंग अगर होती है तो फिर उसमें पारेंट्रल लगा ले, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस हाइड्रोकोर्टिसोन। अपने पास एक ब्रेसलेट और इमरजेंसी पैक रखे हाइड्रोकोर्टिसोन का, ठीक है, जब भी अब्रोड जा रहा हो ट्रैवल वगैरह। दैट्स इट। यहाँ पर एड्रीनल्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब हम थायराइड स्टार्ट करेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, ये टॉपिक्स करेंगे। यहाँ पर एड्रीनल्स कंप्लीट हुए।